आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 22। पाठ 22 का नाम है उन्नत खेती, उत्तम खेती। आइए सीखें। इस पाठ से हमें उन्नत खेती, उत्तम खेती के तरीके, सिंचाई के उन्नत साधन, लोकोक्ति, प्रत्यय और समानार्थी सीखने को मिलेगा। राजेंद्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की ही थी कि पिता के आकस्मिक देहावसान के कारण उसे गांव लौटना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसके परिवार की आय का साधन खेती ही थी। इस कारण उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कुछ और पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा है। राजेंद्र ने अपनी माँ को समझाया, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। गांव से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहते हैं, मैं जानता हूँ। अगर हम खेती के तरीकों में सुधार करने के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे काम धंधों पर ध्यान दें तो हमें खेती से बहुत लाभ होगा। किसी को गांव छोड़कर शहरों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सिर हिलाकर कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास रहकर खेती किसानी करो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो देखिए, राजेंद्र ने जब 12वीं कक्षा पास की तो उसके पिता का अचानक से देहांत हो गया। क्योंकि राजेंद्र के जो पिता थे वह खेती करके अपने घर का खर्च चलाते थे, तो राजेंद्र ने भी पढ़ाई छोड़कर आगे खेती करने का निश्चय किया। जब उसकी माँ ने उसे समझाया कि खेती में इतना कुछ नहीं रखा है, तुम बाहर जाकर शहर में नौकरी कर लो, तो राजेंद्र ने अपनी माँ को कहा कि गांव छोड़कर शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट से रहते हैं, मैंने देखा है, तो मैं खेती ही करूँगा। लेकिन जब मैं इस बार खेती करूँगा तो मैं खेती के तरीकों में सुधार करूँगा, उसे नए तरीके से करूँगा और इससे हमें बहुत लाभ होगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। तो जो गांव के किसान थे राजेंद्र के, वह खेती करते थे, तो उनकी जो खेती थी वह पूरी तरह बारिश यानी वर्षा के पानी पर ही निर्भर करती थी। साल के आधे 6 महीने वह खेती करते थे और आधे 6 महीने वह दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। और यही स्थिति राजेंद्र की पिता की भी थी। ऐसी स्थिति में राजेंद्र ने कुछ अलग करने का विचार किया और सबसे पहले गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात कर अपनी सारी स्थिति उन्हें बताई। वर्मा जी ने पूरी बात सुनने के पश्चात उससे कहा, सबसे पहले तो तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए ताकि वर्षा का जल व्यर्थ ना बहे। तो देखिए, जो राजेंद्र के गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार थे, जिन्हें की खेती के बारे में पूरी जानकारी थी, राजेंद्र उनसे मिला और उन्हें अपने खेती की सारी स्थिति बताई। तो वर्मा जी ने उसे कहा कि देखो राजेंद्र, सबसे पहले तो तुम्हें अपने खेत में उचित जल प्रबंधन करना पड़ेगा। मतलब अपने खेत में जल का जो है वह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कभी भी जल की कमी ना हो। क्योंकि जो बाकी किसान थे वो बारिश का पानी उपयोग करते थे खेती के लिए। अगर बारिश हुई तो उनकी खेती अच्छी हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो खेती खराब हो गई। इसलिए उन्होंने राजेंद्र को समझाया कि तुम्हें घर मतलब अपने खेत में ही कुआं या ट्यूबवेल या फिर कुछ ऐसे पानी के स्रोत लाने पड़ेंगे जिससे हमें पानी की जब भी ज़रूरत हो तो हम उसे उपयोग कर सकें। अभी खरीफ की फसल का समय है। तो देखिए, खरीफ की फसल मतलब जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जूट,
सन, तिल, ग्वार, अरहर आदि, मतलब ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। इस समय तुम उन्नत बीज का प्रबंध कर रोपण विधि से धान लगाओगे तो अच्छी उपज मिलेगी। धान के साथ साथ कुछ खेतों में सोयाबीन, उड़द या मूंग वगैरह भी बो सकते हो, ताकि कोई एक फसल कमजोर हो तो दूसरी फसल से कमी पूरी हो जाए। साथ ही तुम रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अलावा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ने में अधिक सफलता मिल सकेगी। इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों, तो देखिए रबी की फसल मतलब गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर, राई, अलसी, ये सब रबी की फसल होती हैं। रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। तो देखिए जो वर्मा जी थे वह तो कृषि विस्तार अधिकारी थे, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था जमीन, फसल और खेतों के बारे में। तो उन्होंने राजेंद्र को समझाया कि तुम खरीफ की फसल यानी धान अपने खेतों में धान लगाओ, और उसके साथ साथ तुम कुछ और खरीफ की फसल जैसे सोयाबीन, उड़द या मूंग भी लगा लेना, कि अगर एक फसल किसी वजह से खराब हो सकती है तो दूसरी फसल इतने अच्छे से हो जाए कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा उन्होंने रासायनिक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए भी कहा। वर्मा जी की बातें सुनकर राजेंद्र ने कहा, पर इसके लिए तो बहुत अधिक रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। साथ ही मैं कर्ज के लिए साहूकार के चुंगल में नहीं फंसना चाहता। वर्मा जी ने कहा, ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। अब तो किसानों को हमारी सरकार की ओर से ही बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा है। कुएं के लिए भी बैंक या ग्राम पंचायत से ऋण एवं अनुदान मिल जाएगा। तो वर्मा जी ने राजेंद्र को समझाया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम बैंक से खेती के लिए उधार ले सकते हो, और इससे तुम खेती करके बैंक का जो ऋण है वह चुका देना। राजेंद्र ने वर्मा जी की सलाह मानकर बैंक से ऋण लेने का फैसला किया। इस संबंध में उसने गांव के दूसरे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। तो देखिए जो राजेंद्र के गांव के किसान थे वो उससे राजेंद्र से उम्र में बहुत बड़े और अनुभवी थे, और राजेंद्र ने अभी 12वीं ही पास करके खेती करने का फैसला किया। तो राजेंद्र जो था वह वर्मा जी के कहे अनुसार नए तकनीकी से खेती कर रहा था, और जो किसान थे वह हमेशा पुरानी तकनीकी से खेती करते थे। तो कोई भी राजेंद्र के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगा कि अगर हम बैंक से पैसे लेकर खेती करेंगे और हमेशा की तरह जैसे बारिश ना होने के कारण खेती खराब हो जाती है, तो इस बार भी खेती खराब हो गई तो हमारे ऊपर तो ऋण हो जाएगा। हम बैंक का ऋण कैसे चुकाएंगे, हमारे तो खाने के लिए तक अनाज नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो राजेंद्र को वर्मा जी ने समझाया था कि आजकल सरकार ने खेती करने के लिए बहुत सारी खेती से जुड़ी हुई ऋण संबंधी योजनाएं निकाली हैं, जिससे आप अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप खेती करने के लिए बैंक से उधार ले सकते हैं, और जब फसल अच्छी हो तो आप फिर बैंक का ऋण चुका सकते हैं। लेकिन कई बार कई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बारिश या फिर सूखा पड़ जाना, इस वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो इस तरह में सरकार जो होती है वह किसानों का ऋण माफ़ कर देती है। तो राजेंद्र ने अपने किसानों को यह समझाया, पर किसी ने राजेंद्र की बात नहीं सुनी। राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकता अनुसार ऋण मिल गया।
ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र से करवाई। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे। बीजोपचार के बाद उसने धान की पौध तैयार की और छींट कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहलहा उठे। समय समय पर खाद, कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवा का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। पड़ोस के किसानों ने तो हंसी हंसी में कहा भी, अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे भी गुरु निकले। पहली ही बार में इतनी अच्छी फसल, ऐसा कौन सा चमत्कार किया है? राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन, सही निर्णय व समझदारी से होती है। उन्हें सारी बात समझाई। किसानों ने कहा, भैया, अगले साल से हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। कुछ समय पश्चात फसल की कटाई गहाई के बाद उपज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार फसल 2 गुनी से भी ज़्यादा हुई थी। तो राजेंद्र ने ज़रूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। तो देखिए, राजेंद्र जो था, क्योंकि वर्मा जी कृषि प्रभार ही संभालते थे, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती बहुत अच्छे से होगी और इस बार कैसी बारिश होगी, कैसा सूखा पड़ने वाला है, कौन सी बीज अच्छे हैं, कौन सा कीटनाशक अच्छा है, उन्हें इस बारे में सारी जानकारी थी और राजेंद्र ने सारा काम उनसे पूछ कर किया था। और मेहनत के बाद परिणाम स्वरूप राजेंद्र की फसल बहुत अच्छी आई। तो राजेंद्र ने कुछ अनाज अपने घर में रख लिया और बाकी के जो अनाज बाकी थे, जो कि एक्स्ट्रा थे, वह अनाज उसने बेच दिया और पहली बार में ही उसने बैंक से जो कर्ज लिया था वह चुका दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। यह सब देखकर माँ ने तो उसे खुशी से चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अब राजेंद्र सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने वर्मा जी से फिर सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो, अभी तुम्हारे खेतों में काफ़ी नमी है, इनमें तुम चना या मसूर बो सकते हो। इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। इस ऋतु में 1-2 मावट की वर्षा हो जाती है, उससे भी लाभ होगा। साथ ही अब तुम कुआं निर्माण के लिए भी आवेदन कर दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। पहले उसने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। ग्राम पंचायत ने भी राजेंद्र को कुआं बनाने के लिए राशि और अनुदान स्वीकृत कर दिया। कुछ ही समय में राजेंद्र के खेत में कुआं तैयार हो गया। उसने बैंक से ऋण लेकर विद्युत पंप भी लगवा लिया। सिंचाई की सुविधा हो जाने से राजेंद्र अपने खेतों से 3 फसलें लेने लगा। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गायें और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी थी। इन सभी कामों में उसकी पत्नी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र के उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। राजेंद्र इसे आम के आम और गुठलियों के दाम कहता था। समय के साथ साथ राजेंद्र अपनी खेती के कार्य में सभी आधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गांव के दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे।
साथ ही गांव वालों ने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें अच्छी आय होने लगी थी। अब आसपास के गांव के लोग भी बात बात में राजेंद्र का उदाहरण देने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। सच, राजेंद्र ने अपनी समझदारी से इस कहावत को सही सिद्ध कर दिखाया था। उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। मतलब खेती करना सबसे बढ़िया काम है, उसके बाद व्यापार करना, लेकिन भीख मांगना और नौकरी करना सबसे खराब काम है। तो देखिए, राजेंद्र खेती करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसने इस कहावत को सिद्ध कर दिया कि अगर खेती अच्छे ढंग से की जाए, समझदारी से की जाए, तो खेती से बढ़िया कोई काम है ही नहीं। इन्हें भी जानिए। बीजोपचार, ड्रिप पद्धति, स्प्रिंकलर पाइप। तो देखिए, इन शब्दों का उपयोग पाठ में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं कि यह है क्या। बीजों को बोने से पहले दवाओं के घोल डालना ताकि पौधे रोग मुक्त रहें। तो देखिए, कभी आपने खेतों में देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो पौधों में बीच बीच में रोग मुक्त दवा डालते रहते हैं, जिसकी वजह से पौधे में कीड़े ना लगे या फिर वह सूख कर ख़त्म ना हो जाएं। ड्रिप पद्धति सिंचाई की एक ऐसी विधि जिसमें पानी पाई से बूंद बूंद गिरकर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो देखिए, क्या होता है कि अगर हम पौधों की जड़ों में तेज धार में पानी डालेंगे तो जो पौधों की जड़ है वह मिट्टी छोड़ देगी और जिससे पौधा सूखकर मर जाएगा। तो यह ड्रिप पद्धति बनाई गई जिसमें क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और जिससे पौधों को नुकसान भी नहीं होता और पौधों की जड़ों में नमी बनी रहती है। स्प्रिंकलर पाइप सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनसे पानी फुहार या फव्वारे के रूप में निकलता है। तो कई बार पौधों के लिए फुहार में पानी देना भी ज़रूरी होता है। तो एक ऐसी पाइप बनाई गई जिसमें पानी फुहार या फव्वारे के रूप में निकलता है। देखिए, यह पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे।